Hello everyone. ABZ, that is arterial blood gas analysis. When do it, when not. कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, and how to perform it correctly. I will cover everything about the procedure in this video. So let's go to the topic. With the help of ABZ, we get to know the ventilation of patient, the oxygenation of patient, and acid-base balance grossly. जब भी हम एबीजी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है एक रिटर्न कंसेंट की। ये रिटर्न कंसेंट किसी पेशेंट के क्लोज रिलेटिव्स का हो सकता है या अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट का खुद का भी हो सकता है। उसके बाद ही हमें प्रोसीजर स्टार्ट करना चाहिए और जब भी हम कंसेंट लेते हैं तो हमें डिटेल से बताना चाहिए कि हमें एबीजी की आवश्यकता क्यों है, जैसे इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड कॉम्प्लिकेशन, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंडिकेशंस की। इंडिकेशंस में सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी। इसमें मेन पर्पस रेस्पिरेटरी फंक्शन को देखना होता है, लाइक पेशेंट इज एन एम्पेनिक रेस्पिरेटरी फेलियर, पेशेंट ऑफ सीओपीडी, न्यूमोनिया, CO2 नार्कोसिस। हमें पेशेंट का वेंटिलेशन चेक करने की आवश्यकता होती है, दैट इज PaCO2, एंड ऑक्सीजनेशन, दैट मीन्स PaO2। PaCO2 means partial pressure of carbon dioxide and PaO2 means partial pressure of oxygen. सेकेंड बात करें metabolic problems, patient having AKI and CKD, that means renal pathology. इसमें हमें लगता है कि पेशेंट की बॉडी में बाइकार्बोनेट का लॉस हो रहा है या बाइकार्बोनेट की कमी हो रही है। थर्ड थिंग लैक्टिक एसिडोसिस, देन नेक्स्ट DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, देन नेक्स्ट पॉइजनिंग एंड एब्यूज ऑफ टॉक्सिन्स। तो ये सब बेसिक और इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस हैं जिनको देखने के लिए हमें एबीजी की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। कॉन्ट्राइंडिकेशन में फर्स्ट आता है लोकल इन्फेक्शन ऑफ साइट, जहाँ से हमने सैंपल लिया है उस साइट का इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ब्लीडिंग एंड PVD। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, ए स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ ब्लड वेसल्स, मीन्स नैरोविंग, ब्लॉकेज एंड स्पाज्म इन ब्लड वेसल्स। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस में फर्स्ट आता है लोकल इन्फेक्शन ऑफ साइट, आर्टेरियल ऑक्लूजन, आर्टेरियल वेजोस्पाज्म, एयर एंड थ्रोम्बस एम्बोलिज्म एंड हेमेटोमा फॉर्मेशन। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए जो कंसेंट दे रहा है उनको। अब बात करते हैं एबीजी सैंपल कलेक्शन की। एबीजी का सैंपल कई जगह से लिया जाता है, जिनमें रेडियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, ब्रेकियल, लेकिन हमेशा कॉमन और मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है रेडियल आर्टरी को, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट सुपरफिशियल एंड हैज़ ए गुड कोलेटरल सर्कुलेशन। वन थिंग मोर, जब भी हम एबीजी या कोई भी आर्टेरियल कैनुला डालते हैं तो उससे पहले एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट को बोलते हैं मॉडिफाइड एलन टेस्ट। इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मेन पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले कंप्लीट इक्विपमेंट हम एक जगह रखते हैं, जिनमें स्ट्राइल ग्लव्स, अल्कोहल सॉप, गॉज पीसेज, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जिसमें 2% जाइलोकेन, एक हेपरनाइज सिरिंज और 26 गॉज नीडल। अब हाथ को सीधा करते हैं और एक नॉर्मल सलाइन की बोतल को रिस्ट के नीचे रखते हैं, फिर साइड को अल्कोहल सॉप से सर्कुलर मेथड से क्लीन करते हैं, फिर लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। देन नेक्स्ट एक हाथ से रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करेंगे और दूसरे हाथ से हेपरनाइज सिरिंज को 45 डिग्री के एंगल से प्रिक करते हैं। जैसे ही निडल के हब में ब्लड दिखे, हमें धीरे से प्लंजर को खींचना है और ब्लड सिरिंज में आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप, अब हम सिरिंज में से एयर निकाल लेंगे और जितना जल्दी हो सके सैंपल को टेस्ट के लिए भेज देंगे। उसके बाद जिस साइड से हमने सैंपल लिया है उस जगह को 3 से 5 मिनट तक प्रेस करके रखना चाहिए। अगर किसी पेशेंट के प्लेटलेट काउंट कम है, INR बढ़ा हुआ है या पेशेंट एंटी प्लेटलेट मेडिसिन लेता है तो उस कंडीशन में हमें 5 से 10 मिनट तक प्रेस करके रखना चाहिए। अब एबीजी का सैंपल लेने के बाद में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिनमें फर्स्ट है कि एबीजी का सैंपल लेने के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके सैंपल को एबीजी मशीन तक या लैब में टेस्ट के लिए भेज देना चाहिए। अगर हम अर्जेंटली नहीं भेज सकते
तो उस सैंपल को 0 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? बिकॉज आरबीसीज कंज्यूम करती है ऑक्सीजन को मेटाबॉलिज्म के लिए। तो इससे जो रीडिंग आएगी उसमें PaCO2 इंक्रीज होगा एंड PaO2 डिक्रीज होगा, जो कि एक गलत रीडिंग होगी। सेकेंड थिंग, हेपेरिन इन सिरिंज। जब भी हम सैंपल लेते हैं या टेस्ट के लिए भेजते हैं तो सिरिंज में हेपेरिन से हम वॉश करते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा हेपेरिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सिरिंज में ज़्यादा हेपेरिन होगा तो ब्लड के साथ डाइल्यूट हो जाएगा और इससे जो टेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी वो बिल्कुल गलत होगी। देन नेक्स्ट, थर्ड थिंग, एयर बबल्स। जब भी हम सैंपल लेते हैं या टेस्ट के लिए भेजते हैं तो उसमें एयर बबल्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है एंड CO2 का लेवल कम होता है। तो जब भी इस सैंपल से जो रिपोर्ट आएगी उसमें ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा, मीन्स PaO2 ज़्यादा होगा एंड PaCO2 का लेवल कम होगा, तो ये रीडिंग भी बिल्कुल गलत होगी। सो देर आर द 3 थिंग्स जो कि गलत रीडिंग से बचा सकती है, एंड दैट वाज ऑल अबाउट ABG टेस्ट। व्हेन डू इट, व्हेन नॉट, कब करना चाहिए कब नहीं। If you like this video, please hit the like button and share with your friends. Thanks for watching. Take care. Namaskar.